वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्वोदय। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको क्लास 10th के सिलेबस के अनुसार साइंस पढ़ा रहे हैं। साइंस में फिजिक्स में हम लोग अभी प्रकाश का परावर्तन जो कि फर्स्ट यूनिट था, फिर बात करें अगर सेकेंड यूनिट का तो वो प्रकाश का वर्तन था, और थर्ड यूनिट की बात करें तो वो मानव नेत्र था। तो हमने समय के हिसाब से प्लेलिस्ट हमने इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें हम डाल दिया है। उसमें आप जाकर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 देख सकते हैं। अगर इस तीनों अध्याय में से, तीनों यूनिट में से अगर कोई भी टॉपिक में आपको डाउट आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उस टॉपिक का हम आपके सामने फिर से एक वीडियो लाकर रख देंगे। तो आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स में जो यूनिट 4 है वो है विद्युत धारा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि विद्युत धारा होता क्या है। जैसा कि सामने आपको दिख रहा होगा कि हम जो आज के सामने अध्याय पढ़ाने वाले हैं वो आपका अध्याय का नाम है विद्युत धारा, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट। ये होता क्या है, चलिए इसके बारे में हम लोग देखेंगे ये होता क्या है। अगर बात करें कि विद्युत धारा की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, बिजली की बात करें, तो हमारे जीवन में अगर इसका उपयोग होता है तो वो उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो बात करें सबसे पहले कि घर में मनोरंजन के रूप में, तो आपके घर में आप रहते हैं तो मनोरंजन या तो आप टीवी की सहायता से कीजिएगा, या तो फ्रिज में कुछ खाने पीने वाला चीज रखिएगा, उससे आपका एंजॉय होगा। तो वही बोलता है कि टीवी हो, रेफ्रिजरेटर हो, पंखा हो, एयर कंडीशन हो, अगर इस सब की बात करें, अगर ये सब आपके घर में उपलब्ध है और अगर बिजली नहीं रहे तो आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये सब किससे चलते हैं, तो भैया बिजली से चलते हैं। दूसरा बात करें संचार और पढ़ाई की बात करें, मतलब कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या आपको संचार मतलब किसी को मैसेज करना है तो आप कॉल कीजिएगा, मतलब आप फोन का यूज कर रहे हैं। अगर आपको पढ़ाई करना है तो नॉर्मल सी बात है, आप मोबाइल से पढ़िएगा, लैपटॉप से पढ़िएगा, कंप्यूटर से पढ़िएगा, टैब से पढ़िएगा। तो ये बोलता है मोबाइल फोन हो, कंप्यूटर हो या टैबलेट हो, बिना बिजली के अधूरे है। मतलब कि जब तक इसमें बिजली हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, इसको चार्ज नहीं करेंगे, तब तक इसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते। बात करें रोशनी और सुरक्षा के रूप में बात करें, मतलब कि आपको कहीं रोशनी चाहिए, आपको सुरक्षा चाहिए, जैसे कि आपको रोशनी चाहिए तो आप लाइट जलाते हैं, सुरक्षा चाहिए तो आप कैमरा यूज करते हैं। तो अगर ये बात करें कि बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो या स्ट्रीट लाइट हो या कैमरा हो, अगर इसमें आप बिजली नहीं दीजिएगा, इलेक्ट्रिक नहीं दीजिएगा, विद्युत नहीं दीजिएगा, तो ये सब चीज आपका चलने वाला नहीं है। आगे बोलता क्या है कि आज की दुनिया में बिजली के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। मतलब कि अभी के समय में अगर आप सोचिएगा कि हम बिजली के बिना हम जीवन व्यतीत कर ले तो ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप मॉर्निंग में उठते हैं तो अलार्म बजने से उठते हैं, तो अलार्म कहीं ना कहीं आपका बिजली से चलने वाला यंत्र है, उसमें बैटरी होता है तो उसको चार्ज करने की जरूरत पड़ता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बिजली लगती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि बिजली मतलब जो विद्युत होता है वो विद्युत धारा होता क्या है। तो डिफिनेशन बोलता है कि बात करें परिभाषा का, परिभाषा बोलता है किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कि कहने का मतलब हुआ कोई भी चालक पदार्थ है, चालक पदार्थ कहने का मतलब कि जिसकी सहायता से विद्युत धारा आर पार जा सके या उसकी सहायता से विद्युत धारा का प्रवाह हो सके, वो चालक पदार्थ कह रहा है। और बोल कह रहा है किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच, मतलब कोई चालक पदार्थ है, अगर उसमें किसी भी डायरेक्शन में अगर बात करें और उसका जो दो बिंदु होगा, उन दो बिंदुओं के बीच में जब विद्युत धारा, जब आवेश का प्रवाह होगा, तब उस आवेश के प्रवाह को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। आगे बोलता क्या है, आवेशों को प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कि कोई भी चालक पदार्थ है, अगर उससे आवेश का प्रवाह हो रहा है, उससे आवेश का आवागमन हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि वहां से विद्युत धारा आ रही है। आगे बोलता है जब इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करते हैं, मतलब कि सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन जो होता है अगर वो किसी दिशा में गति कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वहां पर भी क्या उत्पन्न हो रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है। आगे बोल रहा है कि अगर हम नॉर्मल भाषा में, सरल भाषा में समझे कि ये विद्युत होता क्या है, तो बोलता है कि जैसे नदी में पानी बहता है। अब सिंपल सी बात है, नदी है तो नदी का जो स्पेस होता है, नदी का जो जगह होता है वो कहीं ना कहीं स्थिर रहता है और उसमें कहीं ना कहीं पानी आगे की ओर बहता रहता है। ठीक उसी प्रकार तार में इलेक्ट्रॉन बहते रहते हैं। मतलब कि तार जो होता है आपका घर में यूज होता है, उस तार की अगर बात किया जाए तो वो तार एक जगह पे स्थिर रहता है, जैसे नदी स्थिर है, और जैसे नदी में पानी बहता है उसी तरह तार में जो इलेक्ट्रॉन बहाव होता है, इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। बोल रहा है यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, नोट में ये बता रहा है कि जो धारा होता है, धारा कहने का मतलब विद्युत धारा की जो होता है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है।
मतलब कि जो धारा होगा, जो विद्युत धारा होगा, उसके प्रवाह की बात करें तो वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा। ये धारा की बात नहीं है, आप किसी भी चीज का बात करिए तो ये हमेशा जहां पे ज्यादा रहेगा वो उधर से कम की ओर जाता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग विसरण भी बोलते हैं। तो सेम विद्युत के अंदर भी ये गुण होता है कि धारा जो उच्च विभव होता है उससे आपको किधर की ओर जाता है भैया, तो निम्न विभव की ओर जाता है। ठीक वैसे ही जैसे पानी जो होता है वो ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है, तो जैसे पानी का बहाव होता है या हवा के बहाव हो या किसी भी चीज का बहाव हो तो ये हमेशा अधिक से कम की ओर जाता है। ठीक इसी तरह जो विद्युत होता है वो भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जैसे कि हम लोग अभी पढ़े थे कि एक ही दिशा में जब इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है तो उसे विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो ये बोल रहा है कि पदार्थ के परमाणुओं की रचना, मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात किया जाए, विद्युत धारा की बात किया जाए, तो इसमें जो पदार्थ होते हैं उसके परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसमें जो किसी पदार्थ है तो उसमें मौलिक कण जो पदार्थ होता है उसके 3 होते हैं। पहला आपका है इलेक्ट्रॉन, दूसरा आपका है प्रोटॉन और तीसरा आपका है न्यूट्रॉन। ये जो 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो आपका क्या है भैया, तो वो आपका मौलिक कण है। मतलब इसी कण की सहायता से उस पदार्थ का निर्माण हुआ है। आगे बोलता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है भैया वो ऋण आवेश होता है, मतलब उस पर चार्ज की बात करें तो उस पर माइनस चार्ज होता है। आगे बात हो जाए प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन जो होता है वो धनात्मक आवेश होता है, मतलब इस पे प्लस चार्ज होता है। और तीसरा आपके सामने है न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो इस पे कोई आवेश नहीं रहता है, न इस पे माइनस रहेगा न इस पे प्लस रहेगा, मतलब दोनों में से कोई भी आवेश नहीं रहता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन। मतलब अगर प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन पी से स्टार्ट होता है और पी मतलब होता है पॉजिटिव, मतलब इस पे क्या आवेश है, धनात्मक है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है। और बात करें न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एन से स्टार्ट होता है, एन फॉर नॉट भी होता है, मतलब कोई आवेश नहीं है। अगर बात करें आगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो बोलता है भैया कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो होता है वो परमाणु के केंद्र में उपस्थित रहता है। मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये 3 मौलिक कण है। इसमें से प्रोटॉन और भैया जो न्यूट्रॉन है वो पदार्थ, कोई भी पदार्थ रहता है तो उसका जो परमाणु होता है तो उसके केंद्र में, मतलब बीच में रहता है, वो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये जो केंद्र होता है भैया उस केंद्र को हम लोग बोलते हैं नाभिक। आगे बोलता है कि भैया हमने देखा कि प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मतलब कि भैया अगर ये नाभिक है और नाभिक में आपका प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन है, अगर बात करें इलेक्ट्रॉन का तो इलेक्ट्रॉन इस मतलब जो बाहरी सतह है उस पे इलेक्ट्रॉन क्या लगाता है, चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। आगे बोलता है परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। अब बोल रहा है कि परमाणु जो होता है वो विद्युत के उदासीन होता है। अब उदासीन हुआ कैसे, क्योंकि नॉर्मल सी बात समझिए, परमाणु है, किसी भी पदार्थ है तो पदार्थ के परमाणु 3 गो कण, एगो प्रोटॉन, एगो न्यूट्रॉन, एगो इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो था भैया उस पे तो कोई आवेश नहीं है, प्रोटॉन पे धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश है। और जैसे ही प्लस और माइनस आवेश रहेगा तो उसको उदासीन कर देता है, नॉर्मलाइजेशन कर देता है, मतलब उस पे, मतलब मान के चले वहां पे कोई आवेश नहीं है क्योंकि प्लस है और माइनस है, दोनों आपस में मिलकर उदासीन बना लेते। वही लिखा है कि परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। आगे क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन खोकर धन आवेशित, मतलब कि कोई परमाणु अगर है, कोई तत्व अगर है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को खो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, तब वो बन जाता है भैया धन आवेशित, मतलब धन आवेश इस पे आ जाता है। साथ ही अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी को, खो रहा है, त्याग कर रहा है, तो वो बनता है भैया आपका धन आवेशित। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन किसी को ले रहा है तो वो बनता है ऋण आवेशित। जैसे कि अगर हम अपने घर की बात करें, अपने गांव की बात करें, अपने समाज की बात करें, अगर हम किसी को कुछ सामान दे रहे हैं, कुछ पैसा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर मेरा जो है, उसके वहां वो पैसा मेरा जमा है, मतलब मेरा पैसा कहीं ना कहीं जमा है, मतलब वो प्लस में है। और अगर हम किसी से ले रहे हैं तो उसको, आज की बात करें, बिहार कल की बात करें, तो उसको कहीं ना कहीं हमको रिटर्न करना है, तो कहीं ना कहीं हम उसके कर्ज में डूबे हुए हैं, मतलब ऋण लिए हुए हैं। इसलिए जब हम ग्रहण करते हैं, या इलेक्ट्रॉन हो या हम हो, अगर हम या इलेक्ट्रॉन कोई चीज को ग्रहण कर लेता है, कोई परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो हो जाएगा भैया ऋण आवेश। मतलब जैसे ही आप ग्रहण कीजिएगा तो ऋण आवेश, और जैसे ही किसी को दीजिएगा, दान कीजिएगा, त्याग कीजिएगा, तो आप हो जाइएगा धन आवेश। आगे बात करें, आगे आपके सामने है आवेश संरक्षण का सिद्धांत।
आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहने का मतलब हुआ कि जैसे जो आवेश होता है, जैसे हम लोग पढ़े थे आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, तो जो प्लस और माइनस हुआ तो उसका संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत बोलता है आवेश न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट। भैया बोलता है कि आवेश जो हुआ उसको न हम बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। तो भैया ये होगा क्या? तो बोलता क्या है कि इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ना उसको हम बना पाएंगे और ना उसे हम नष्ट कर पाएंगे। तो भैया करेंगे क्या? तो हम इसका रूपांतरण करते हैं। क्या करते हैं भैया? इसका रूपांतरण करते हैं। क्या करते हैं? रूपांतरण करते हैं, मतलब इसके रूप में चेंज कर देते हैं। और यही जो सिद्धांत आपका होता है बोलता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अब देखते हैं इसके नोट में कुछ लिखा क्या हुआ? कुल आवेश का पुनर्वितरण हो सकता है लेकिन विनाश नहीं। मतलब कि जो आवेश किसी के पास है तो उसमें जो कुल आवेश हुआ उसका पुनर्वितरण होगा। पुनर्वितरण कहने का मतलब हुआ कि उसका आपस में बंटवारा कर सकते हैं, वो सब फिर से बांट सकते हैं, तो वो आपका होता है पुनर्वितरण। और वही जगह बोलता है विनाश नहीं, मतलब उसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा नोट बोलता है रगड़ने या घर्षण के दौरान आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चला जाता है। मतलब कि जैसे ही किसी वस्तु को आप आपस में रगड़िएगा या उस पर घर्षण कीजिएगा, मतलब उस पर रगड़िएगा, प्रेस कीजिएगा उस पर, तब होता क्या है कि आवेश जो है वो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चला जाता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आवेश का स्थानांतरण हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके सामने लिखा हुआ है पदार्थ के प्रकार। मतलब कि जो पदार्थ होता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी में बात करें तो पदार्थ के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं भैया? तो दो प्रकार होते हैं। अब दो प्रकार क्या क्या है? पहला आपके सामने दिख रहा है चालक पदार्थ और दूसरा आपके सामने दिख रहा है विद्युत रोधी पदार्थ। चालक कहने का मतलब हुआ जो किसी चीज को चला रहा हो, और विद्युत रोधी नाम से लिख रहा है कि ये विरोध कर रहा हो। रोधी मतलब होता है विरोध करना। तो देखते हैं डिफिनेशन क्या बोलता है, परिभाषा क्या बोलता है। अगर चालक पदार्थ की बात करें, लिखता है क्या? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक चला जाता है। हमने पहले बताया था कि चालक का मतलब होता है चालन करना, किसी चीज को चलाना। तो चालक पदार्थ जो होगा उसे क्या होगा? जो विद्युत का आवेश होता है वो एक भाग से दूसरे भाग तक चला जाता है। मतलब आवेश अगर किसी भी पदार्थ से एक भाग से दूसरे भाग तक जा रहा है तब उस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं भैया चालक पदार्थ। अब चालक पदार्थ होता क्या है? जैसे मैं बोल रहा लोहा आपका है, तांबा है, मानव है, जानवर है, ग्रेफाइट है, पृथ्वी है, ये सब जो चीज है वो आपका चालक है, क्योंकि ये सब चीज की सहायता से कहीं ना कहीं बिजली गमन करता है, मतलब स्थान बदल सकता है, वो एक जगह से दूसरे जगह तक चला जाता है, तो वो आपका हो गया चालक पदार्थ। दूसरा आपका है विद्युत रोधी। तो नाम से लग रहा है कि ये विरोध करेगा, उसको रोकेगा। तो बोलता क्या? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जा सकता है। मतलब एक भाग से दूसरे भाग तक, मतलब कि अगर उसमें मान लीजिए कि एक बिंदु ये आपका है और दूसरा बिंदु आपका ये है किसी भी पदार्थ का, तो अगर आवेश यहां से उठकर अगर यहां तक आ रहा है तब उसको बोलेंगे चालक पदार्थ। लेकिन आवेश को हम यहां पर दिए, करंट यहां पर दे रहे हैं और यहां से यहां तक ये नहीं आ पा रहा है, तब उसको क्या बोलेंगे? विद्युत रोधी पदार्थ। जैसे क्या बोलता है? रबर है, मोम है, कांच है, प्लास्टिक है। मतलब कि अगर आप रबर की बात करें, मोम की बात करें, कांच की बात करें, प्लास्टिक की बात करें, तो ये सबसे आवेश का स्थानांतरण नहीं होता है, मतलब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। आगे बोल रहा है नोट में कि आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को आवेश का चालन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब हुआ कि कोई भी आवेश अगर है, वो प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, या विद्युत धारा की बात करें, अगर वो एक स्थान से दूसरा स्थान तक जा रहा है तो जो जा रहा है उसी जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे भैया? तो आवेश का चालन बोलेंगे। दूसरा नोट बोलता है कि आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। मतलब कि जैसे ही आप पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि आवेश का भैया एसआई मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है आवेश का एसआई मात्रक? कूलॉम होता है। और इस जो कूलॉम होता है इसको हम लोग क्या से सूचित करते हैं? तो सी से सूचित किया जाता है। तो आपके सामने ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया बताइए आवेश का जो प्रवाह होता है उसे क्या बोलते हैं? तो भैया आवेश का जो प्रवाह होता है उसे हम लोग बोलते हैं आवेश का चालन। दूसरा पूछ सकता है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भैया कूलॉम होता है। तीसरा आपसे पूछ सकता है कि कूलॉम जो होता है उसे किससे सूचित किया जाता है? तो भैया किससे सूचित किया जाता है? तो सी से किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके सामने टॉपिक है विद्युत विभव।
विद्युत विभव कहता क्या है, चलिए डिफिनेशन देखते। बोला है किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य वह परिमाण है, मतलब कि कोई भी बिंदु है और उस बिंदु पर का जो कार्य होता है उसका जो परिमाण होता है, कहता क्या है, जो प्रति एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। मतलब कि एक प्रकार का ऐसा कार्य है जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि आवेश को, एकांक आवेश मतलब कि एक नियत आवेश को, एकांक आवेश मतलब क्या हो गया आपका, नियत आवेश को अनंत से, मतलब कि कहीं ना कहीं इन्फिनिटी बिंदु है, इनफाइनाइट बिंदु है, अगर वहां से आप किसी एक बिंदु पे ला रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि ये आपका इनफाइनाइट बिंदु है और यहां से किसी भी आवेश को इस बिंदु तक अगर आप ला रहे हैं, मान लीजिए कि ए बिंदु तक ला रहे हैं, तो ए बिंदु तक जो आप विभव लाइएगा, जो आवेश लाइएगा, तो उसमें जो आप कार्य कीजिएगा उसे बोलते हैं हम लोग विद्युत विभव। आगे बोलता क्या है कि अनंत पर विद्युत विभव शून्य माना जाता है, मतलब कि जहां से आपका विभव आ रहा है, जहां से आपका आवेश आ रहा है, मतलब कोई भी चीज जहां से स्टार्ट है वहां पे क्या होगा भैया, तो शून्य होगा। मतलब कि मान के चलिए हम मॉर्निंग में कोई काम करने गए, तो हम जिस जगह से निकलेंगे काम के लिए, तो उस जगह पे मेरा काम क्या होगा, शून्य होगा। उसी प्रकार बोल रहा है कि अनंत पर जो विद्युत विभव होता है उसका मान भैया क्या होता है, तो शून्य माना जाता है। आगे बोल रहा है यदि क्यू आवेश को अनंत से किसी बिंदु P तक लाया जाता है, तो उसमें जो कार्य होता है किस बिंदु पे, तो P बिंदु पे जो विभव होता है उसको बोलते क्या है, उसको लिखते कैसे हैं, तो उसको लिखते हैं V बराबर W/Q। मतलब कि ये जो आपका है वो विद्युत विभव का सूत्र हुआ, फॉर्मूला हुआ। आगे बोलता है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक, जैसे हमने अभी आवेश का मात्रक पढ़ा उसी तरह से यह है विद्युत विभव का एसआई मात्रक। तब विद्युत विभव का एसआई मात्रक जो होता है वो बोलता क्या है कि कार्य का एसआई मात्रक। तो कार्य का एसआई मात्रक जो भैया था उसको हम लोग W से नोट करते हैं। आगे बोल रहा है कि बदला में आवेश का एसआई मात्रक, तो कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वो भैया जूल होता है, और आवेश का एसआई मात्रक हम थोड़ा देर पहले बताया कि कूलम होता है, और जूल को सूचित करते हैं जे से और कूलम को करते हैं सी से। मतलब कि विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका होता है जूल प्रति कूलम, मतलब कि जे बटा में सी। आगे बात किया जाए, लिखा हुआ है विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। मतलब कि जूल बटा कूलम जो हुआ उसी को आप क्या लिख सकते हैं भैया, तो उसी को हम लोग वोल्ट कहते हैं। तो वही बोलता है, और वोल्ट का संकेत भैया क्या होता है, तो वोल्ट का संकेत आपका कैपिटल V होता है। आगे बोल रहा है विद्युत विभव के मात्रक का नाम वोल्ट, मतलब कि जो वोल्ट हम लिख रहे हैं कि इसका मात्रक का नाम भैया ये वोल्ट है, तो इसका नामकरण कैसे पड़ा, तो बोलता क्या है कि इसका नामकरण इटली के एगो वैज्ञानिक थे। किस देश के वैज्ञानिक थे भैया, इटली के वैज्ञानिक थे, और उनका नाम क्या था, अलेसांड्रे वोल्टा। मतलब कि इटली के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अलेसांड्रे वोल्टा, और उन्हीं के नाम पे जो विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, इस वोल्ट का नाम किनके नाम पर रखा गया है, अलेसांड्रे वोल्टा का नाम पे। तो ये आपका सामने था विद्युत विभव। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे विद्युत विभव का ही कुछ नोट लिखा हुआ है, नोट में पढ़ते हैं। नोट, पहला नोट बोलता है अनावेशित वस्तु का विभव शून्य होता है, मतलब वैसा वस्तु जिसपे आवेश नहीं है। अनावेशित मतलब कि आवेश नहीं है। जब आवेश नहीं रहेगा तो सिंपल सी बात है वहां पे कार्य नहीं होगा, आवेश का गमन नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अनावेशित वस्तु है, उसका विभव क्या होगा भैया, शून्य होगा। आगे बोलता है कि एक धनावेशित वस्तु का विभव धनात्मक होता है। मतलब कि अगर कोई वस्तु है जिसका आवेश प्लस चार्ज है, मतलब उस पर धनात्मक धन आवेश है, तो उसका जो विभव होगा भैया क्या होगा, धनात्मक होगा। दूसरा बोलता है ऋण आवेशित वस्तु, मतलब वैसा वस्तु जिसपे ऋण आवेश है, माइनस चार्ज है। धन आवेशित मतलब कि उस पर प्लस चार्ज है, ऋण आवेशित मतलब माइनस चार्ज है। तो अगर कोई वस्तु ऋण आवेशित है तो उसका विभव भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अगर कोई वस्तु धन आवेशित है तो उसका विभव भी क्या होगा भैया, धनात्मक होगा। आगे है विभवांतर। आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक है विभवांतर। चलिए देखते विभवांतर क्या बोलता है। बोलता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप उस कार्य से होती है जो प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाने में किया जाता है। कहने का मतलब हुआ कि इससे पहले हमने देखा था विद्युत विभव। तब विद्युत विभव बोलता है कि अनंत से अगर कोई बिंदु पे आ रहा है, अनंत से अगर कोई बिंदु पे आ रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग विद्युत विभव। क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। लेकिन अगर यही मान लीजिए कोई एक नियत बिंदु हो जाए कि A से B तक आ रहा है, तो इसमें जो काम करेंगे इसी को बोलते हैं विभवांतर। क्या बोलते हैं भैया, विभवांतर।
मतलब कि अनंत से अगर कोई एक बिंदु पर आ रहा है तो विद्युत विभव, और नाम से लग रहा है विभवांतर मतलब विभव का अंतर है। तो जब तक दो निश्चित पॉइंट आप नहीं दीजिएगा, जैसे मैंने दिया एक ए है एक आपका बी है, तो दोनों के बीच में जो आवेश का प्रवाह होगा, जो विद्युत विभव आएगा, तो इनके लाने में जो कार्य होता है इसको बोलते हैं हम लोग विभवांतर। आगे बोलता है क्या, विभवांतर का एसआई मात्रक भी वोल्ट होता है। अब हमने बताया था कि वोल्ट का जो नामकरण हुआ किसके नाम पर हुआ है, तो वो इटली के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अलेसांड्रो वोल्टा, उन्हीं के नाम पे जो विभवांतर है या विद्युत विभव है उसके मात्रा का नाम वोल्ट रखा गया है। आगे बोलता है नोट में कि धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करती है। मतलब कि अगर प्लस चार्ज की बात किया जाए, जो आपका प्लस चार्ज होता है, जो आपका धन टर्मिनल होता है, जो धन आवेश होता है, वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव में जाता है, मतलब हाई से लो में जाता है। अगर उसी तरह बात किया जाए ऋण आवेश का, तो ऋण आवेश जो होता है वो हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है। मतलब कि धन आवेश जिसके पास ज्यादा धनवान है, जो ज्यादा धन पहले से है, तो वो कोशिश करे कि हम पहले अमीर है तो अमीर है, काम करना पड़ता धीरे धीरे गरीब होगा, मतलब वो उच्च विभव पे है और धीरे धीरे जा कह रहा है तो निम्न विभव पे जा रहा है। लेकिन जो गरीब है वो हमेशा चाहता है कि हम अमीर हो, इसलिए वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जा रहा है। तो हमने देखा विभवांतर क्या है, विद्युत विभव क्या है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके सामने टॉपिक है बैटरी एवं सेल। बैटरी क्या होता है और सेल क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो बैटरी और सेल मान के चलिए, तो थोड़ा थोड़ा मान के चलिए वो एक ही चीज होता है। चलिए डिफिनेशन देखते हैं। बोलता है बैटरी या सेल एक ऐसा युक्ति मतलब कि यंत्र जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया, मतलब कि एक प्रकार का ऐसा यंत्र या मशीन जो अपने अंदर की जो रासायनिक अभिक्रिया होगा उसके द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, मतलब कोई भी बैटरी है तो उसमें देखिएगा एक होता है आपका प्लस चार्ज, एक होता है आपका माइनस चार्ज। तो एक इलेक्ट्रोड आपका ये हुआ, दूसरा इलेक्ट्रोड आपका ये हुआ, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखता है। और जो दोनों विभवांतर के बीच में इलेक्ट्रोड के बीच में विभवांतर बनाए रखता है, उसी यंत्र को, उसी मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, तो बैटरी या सेल बोलते हैं। आगे क्या बोलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति, मतलब कि अगर कोई केमिकल एनर्जी को, मतलब कि रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में, मतलब विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, तो उस यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, मतलब कि बैटरी बोलते हैं। आगे बोलता है सेलों के संयोजन को, या मतलब सेल जो है अगर उसके संयोजन की बात किया जाए, उसके समूहन की बात किया जाए, तो उसको बैटरी कहते हैं। मतलब कि जब बहुत सारा सेल को एक जगह रखेंगे, 2-3 सेल अगर एक जगह हो जाए तो उसी को हम लोग बैटरी बोलते हैं। जैसे कि अगर मान के चले ये आपके पास ये एक बैटरी है, ये आपके पास दूसरा बैटरी, ये आपके पास तीसरा बैटरी है, तो अगर ये अलग अलग है तो इसको बोलेंगे ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। लेकिन जैसे ही इसका समूहन कर लीजिएगा, इसको आपस में जोड़ लीजिएगा, इसे संयोजन कर लीजिएगा, तब इसी को हम लोग बोलते हैं बैटरी। लिखा हुआ है सेलों का समूह या बैटरी। आगे नोट में बोलता क्या है कि बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं। हमने पहले बताया कि जो भी आपका सेल है, जो भी बैटरी है, उसमें क्या गो टर्मिनल, 2 गो टर्मिनल को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। वही बोलता है कि बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, पहला आपका है धनात्मक, दूसरा आपका है ऋणात्मक, वो बता देंगे। आगे है इटली के वैज्ञानिक अलेसांड्रो वोल्टा ने, मतलब इटली के जो वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या था, अलेसांड्रो वोल्टा। वो जो थे सर्वप्रथम 1996 मतलब 1796 में सेल का आविष्कार किया था। और ये जो आपका सेल का संयोजन है, अगर इसको मतलब फिजिक्स में बात करें तो इसको हम लोग मतलब सूचित इससे करते हैं, मतलब आपको कहीं पे बैटरी का डायग्राम बनाना है, सेल का डायग्राम बनाना है, मतलब जो परिपथ बनाइएगा, जो आलेख बनाइएगा, जो डायग्राम बनाइएगा, वहां पे तो आप ऐसा चित्र बना नहीं सकते हैं। तो वहां पे जो आप बैटरी का चार्ज बनाइएगा, जो बैटरी का संकेत बनाइएगा, वो आप ऐसा शब्द लेते हैं, मतलब यही होता है आपका बैटरी। मतलब कि संकेत में हम ये यूज करते हैं। ये रियल बैटरी तो ये होता है, लेकिन संकेत की बात करें तो संकेत के रूप में हम लोग बैटरी का संकेत ऐसे लिखते हैं। अच्छा, वो भी आगे परिपथ बनाना। आगे बात करेंगे। आगे आपके सामने है टॉपिक है विद्युत विभव। अगर विद्युत विभव की बात करें तो लिखा हुआ है, डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन बोलता है जिस पथ से होकर, मतलब विद्युत परिपथ नामे से लग रहा है कि कहीं न कहीं उस पथ से विद्युत धारा जाएगा। तो लिखा हुआ क्या है, जिस पथ से होकर
विद्युत धारा का प्रवाह होता है, मतलब कि वैसा रास्ता जिससे होकर विद्युत धारा जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसे हम लोग कहते हैं विद्युत परिपथ। आगे बोलता है विद्युत परिपथ भैया कितने प्रकार के होता है, तो विद्युत परिपथ भैया आपका दो प्रकार का होता है। पहला आपका हो गया खुला परिपथ, दूसरा आपका हो गया बंद परिपथ। मतलब दो परिपथ है विद्युत का, एक खुला परिपथ, दूसरा है बंद परिपथ। आगे बोलता क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह तभी हो सकता है जब उसका परिपथ पूरा हो अर्थात बंद हो। मतलब कि वैसा पथ जो पूरा हो सके, जो पूरा हो गया हो, या वो क्या हो भैया, बंद हो। अगर परिपथ कोई पूरा हो या बंद हो गया हो तभी उससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। आगे बोलता है खुले विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता। मतलब कि खुला परिपथ जो हुआ, अगर ये खुला परिपथ की बात करें तो इससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, और जो बंद परिपथ है इससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। आगे लिखा हुआ है बंद परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। हमने पहले बताया था कि जो खुला परिपथ है अगर उसे विद्युत धारा की बात किया जाए, विद्युत धारा की बात किया जाए तो इससे होकर आपका विद्युत का प्रवाह भैया नहीं होगा। लेकिन जो बंद परिपथ है वो पूरा हो जाता है तो उससे होकर विद्युत धारा प्रवाह होता है। जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये आपका जो बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब आपका जल रहा है, बट यहाँ पर जो बल्ब लगा हुआ आपका नहीं जल रहा है। मतलब ये जो बल्ब आपका नहीं जल रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं आपका जो होगा वो आपका क्या सा परिपथ होगा भैया, आपका ये आपका खुला परिपथ है। क्योंकि खुला परिपथ जो होता है उससे आपका विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी जल रहा है, ये बल्ब जल रहा है, मतलब ये जो आपका परिपथ होगा वो आपका कौन परिपथ होगा भैया, आपका तो आपका वो बंद परिपथ होगा, है ना। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि परिपथ क्या होता था। हमने बताया कि परिपथ जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाह करे उसे बोलते हैं विद्युत परिपथ। परिपथ कितने प्रकार के होता था भैया, तो दो प्रकार के, एक खुला परिपथ, एक बंद परिपथ। अगर बात करें विद्युत धारा, तो विद्युत धारा जो है भैया वो खुला परिपथ से नहीं जाता है लेकिन बंद परिपथ से चला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके सामने टॉपिक है परिपथ आलेख। मतलब कि हमने सबसे पहले अभी जस्ट देखा विद्युत परिपथ, मतलब कि रास्ता जिससे होकर विद्युत धारा जाता हो। अब है परिपथ आलेख, मतलब कि जो परिपथ हुआ उसको हम लोग डायग्राम के तहत जो बनाएंगे वही डायग्राम जो होगा आपका कहलाएगा परिपथ आलेख। बोलता क्या है, किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों की व्यवस्था को, मतलब कि कोई भी विद्युत परिपथ है और उसमें जो भिन्न भिन्न अवयव है, मतलब अलग अलग प्रकार के अवयव है, अगर उनको व्यवस्थित कर दे, अगर उनकी व्यवस्था की बात की जाए तो उन्हें दर्शाने वाला जो आलेख होगा उसी आलेख को हम लोग बोलेंगे विद्युत आलेख। मतलब कि कोई भी परिपथ है उस परिपथ में जो जो अवयव लगा हुआ है उसको अगर एक तरह से हम दर्शा दे, अगर उसको हम निरूपण कर दे, उसको चित्र द्वारा बना दे, तो वही आपका कहलाता है विद्युत आलेख। बोलता क्या है नोट में, विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की प्रवाह की दिशा मानी जाती है। मतलब कि धन आवेश जिधर होगा उसी डायरेक्शन से आपका विद्युत धारा प्रवाह होगा। मतलब कि अगर ये प्लस चार्ज है और ये आपका माइनस चार्ज है तो प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर ही विद्युत धारा की दिशा को माना जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि आलेख होता क्या है। जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं इसमें हम एक बल्ब जोड़े हुए हैं, ये बैटरी आपका है, ये आपका क्या है, बैटरी है। यहाँ पे हमने क्या लगाया, स्विच लगाया, यहाँ पे हमने क्या लगाया, बैटरी लगाया। तो ये हमको दिख रहा है कि एक परिपथ बना है हमने, उसमें एक बैटरी को जोड़े हैं, एक स्विच लगा है, एक बल्ब लगा है, और इसी बैटरी का ये संकेत हमने आपको पहले बताया था, ये बैटरी का संकेत है, ये जो आपका है स्विच का संकेत है, ये बल्ब का संकेत है। अगर इसको हम संकेत के तहत जोड़ देते हैं तो यही जो डायग्राम हम भैया बनाएंगे उसी डायग्राम को बोलते हैं परिपथ आलेख। क्या बोलेंगे भैया, परिपथ आलेख। मतलब कि जो जो यूज हम किए हैं किसी भी विद्युत परिपथ में उसको डायग्राम, उसको फिगर के माध्यम से दर्शा देंगे तो वो आपका कहलाता है भैया परिपथ आलेख। चलिए आगे देखते हैं। आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में आपको अगर कोई टॉपिक में डाउट हो तो आप नोट हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो भी डाउट होगा हम उससे क्लियर करेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया था कि इससे पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का वर्तन और मारमृत पढ़ लिए हैं। तो अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वो सभी वीडियो को देख सकते हैं और अपने तैयारी को भली भांति संपूर्ण रूप से कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।